हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की साइंस की क्लास में आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 घर्षण, फ्रिक्शन इंग्लिश में इसको कहा जाता है। इसका पार्ट 1 हम कर रहे हैं आज। घर्षण वर्ड से क्या मीनिंग है? आपको अगर ये वर्ड सुनने में आता है कि घर्षण, तो इसका मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? यही आती है कि रगड़, है ना। तो आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पर कार और ट्रक चालक को अपनी जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको स्पीड को कम करते हुए आपने देखा होगा, है ना। और जब भी आवश्यक होता है वो क्या कर लेते हैं, ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को क्या कर देते हैं, हम आराम से ब्रेक लगाने के बाद हम अपनी साइकिल को आराम से रोक सकते हैं, पेडल लगाकर हम वापस अपनी साइकिल को स्पीड में ला सकते हैं। कभी सोचा कि ये सब चीज़ें कैसे होती है? बॉल को अगर आपने फेंका है तो बॉल कुछ दूरी के बाद देखना लुढ़कते लुढ़कते अपने आप ही, ये तो साइकिल का तो क्या हुआ, हमने ब्रेक लगाया या हमने पेडल लगाया तो वो एक बाहरी बल हो गया जिसकी वजह से हम साइकिल को रोक पा रहे हैं या उसकी स्पीड को बढ़ा पा रहे हैं, है ना। लेकिन बॉल को अगर आपने कभी स्थिति में देखा है कि बॉल को आपने फेंक दिया है और वो ज़मीन पर लुढ़कती लुढ़कती, आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी वो लुढ़कती लुढ़कती अपने आप ही क्या हो जाती है, थोड़े टाइम बाद रुक जाती है ना। तो ये सब चीज़ें अपने देखिए, कभी देखा है कि केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम फिसल जाते हैं, है ना। हम अपने आप को रोक भी नहीं पाते, फिसल जाते हैं। तो चिकने या गीले फर्श पर हम चल क्यों नहीं पाते? ये सब चीज़ें क्या है? ये जो सारी एक्टिविटीज़, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जो आप डेली लाइफ में अनुभव करते हो, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो घर्षण के हैं। ये सारी क्रियाकलाप घर्षण की वजह से होती है, या घर्षण कम होने की वजह से, या घर्षण ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो एक्चुअल में ये घर्षण वर्ड है क्या, घर्षण क्या है, इसी का पूरा कंसेप्ट आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मेज पर इस तरह से, मेज पर आप क्या करेंगे, एक पुस्तक को रखेंगे और धीरे से एक हिस्से से आप उसको क्या करेंगे, एक दिशा में धकेलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको पूरा नहीं धकेलना है, सिर्फ उसको टच करके धक्का देकर छोड़ देना है। आप देखेंगे कि जहाँ से, जिस दिशा में आपने उसको बल लगाया है, ये जो पुस्तक है उसी दिशा में कहीं पर आकर रुक जाती है, ठीक है। बट वो रुक जाती है, आपने देखा है वो पूरी तरह से गतिशील नहीं होती है, वो एक निश्चित दूरी पर आकर क्या होती है, रुक जाती है। ये जिस दिशा में आपने क्या किया, बल लगाया, उस दिशा में ये एक निश्चित दूरी पर आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरी दिशा से बल लगाकर उसको धक्का देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी आप देखते हैं कि वो एक निश्चित दूरी पर आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये जो वस्तु जिस पर आपने बल लगाया वो क्यों रुक गई, क्या कारण है इसका कि वो वहाँ पर रुक गई? पुस्तक की गति क्यों स्टॉप हो गई? तो इस बुक की गति को स्टॉप करने के लिए ऑब्वियसली इस पर कोई ना कोई बल जरूर लगा होगा, तभी वो रुकी है। हम किसी भी वस्तु को ऐसे ही नहीं रोक पाते, ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई बल जरूर लगा है। हमने नहीं लगाया, लेकिन कोई ना कोई बल जरूर लगा है जिसकी वजह से वो गतिमान वस्तु जो है वो अपने आप ही विराम अवस्था में आ गई, है ना। तो ये सब क्यों हुआ, उस सब का रीज़न क्या है? तो ये जो रीज़न है वो क्या है, घर्षण बल की वजह से हुआ। वस्तु की गतिशील अवस्था में दो सतहों के बीच में परस्पर रगड़ के कारण उत्पन्न विपरीत बल जो वस्तु की गति का विरोध करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। पुस्तक को आपने इस डायरेक्शन में धक्का दिया, वो यहाँ पर आकर रुक गई, उसकी गति उसी दिशा में हो रही है जहाँ पर आपने क्या किया, उसको धक्का दिया, बल लगाया। धक्का देने का अर्थ क्या होगा, बल लगाना। तो आपने जिस दिशा में उसको बल लगाया था, गति पुस्तक की उसी दिशा में हो रही थी, परंतु पुस्तक जिस सरफेस पर रखी हुई है, सरफेस यानी कि जिस सतह पर रखी हुई है, आपने उसको मेज पर रखा था, तो मेज की जो सतह है उसके द्वारा क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में वो क्या कर रही है, बल लगा रही है। कौन लगा रही है, मेज की सतह, ठीक है। किस पर लगा रही है, पुस्तक पर लगा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने जो बल लगाया और जो घर्षण का जो बल लगा, ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। इसी वजह से क्या हुआ, पुस्तक एक दूरी पर आकर रुक जाती है,
ठीक है। तो घर्षण बल क्या है? घर्षण बल किसी भी वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल है, यानी कि घर्षण बल वस्तु की गतिशील अवस्था में, हमेशा ये याद रखें, घर्षण बल जो है वो हमेशा वस्तु की गतिशील अवस्था में लगेगा। वस्तु कहीं पर स्थिर है, पड़ी है, तब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। जब आप उस पर बल लगाकर उसको गतिशील करने का प्रयास कर रहे हो तब ये बल कार्यरत हो जाता है। ठीक है। तो आपने जिस वस्तु पर बल लगाकर उसको गतिशील अवस्था में बनाने की कोशिश की, घर्षण बल क्या करता है, उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है और उस वस्तु की गति का विरोध करता है। गति की दिशा क्या हो गई? गति की दिशा ये हो गई ना, जिस दिशा में आपने बल लगाया वही गति की दिशा हो गई। तो उस गति की दिशा का ये घर्षण बल क्या करता है? विरोध करता है। तो हमेशा ये याद रखें, घर्षण बल जो है वो हमेशा दो सतहों के बीच में आपस में रगड़ के कारण उत्पन्न होता है। जो दो सतह है, ये पुस्तक की सतह हो गई, ये मेज की सतह हो गई, इन दोनों के बीच में ये रगड़ हो रही है। ठीक है। तो इस रगड़ के कारण उत्पन्न जो विपरीत बल है, जो वस्तु की गति का विरोध करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। एक साधारण लैंग्वेज में हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल है। ठीक है। वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। और ये कहाँ उत्पन्न होता है? उन दोनों वस्तुओं की सतह पर उत्पन्न होता है। हमेशा ध्यान रखें, दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह पर ये उत्पन्न होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप डेफिनेशन याद रखोगे तभी आप बाकी के कंसेप्ट समझ पाओगे। इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, घर्षण बल लगता है हमेशा दो वस्तुओं की सतह के बीच में, जो संपर्क सतह है वहाँ पर। ठीक है। और हमेशा गति का विरोध करता है, जो गतिशील अवस्था है उसका विरोध करने का ये टेंडेंसी रखता है। ठीक है। हमेशा याद रखना है। अब ये घर्षण बल जो लगा है, ये जो घर्षण बल उत्पन्न हुआ है, ये आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल बताया था? कि ये जो लुढ़कती हुई गेंद है, ये लुढ़कती हुई गेंद है, वो आकर एक जगह पर आकर रुक जाती है। तो क्या वहाँ पर घर्षण बल समाप्त हो गया? और अगर समाप्त हो गया तो वहाँ पर ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि वो बल समाप्त हो गया? ब्रेक लगाकर आप अचानक से घर्षण को कैसे रोक सकते हो, है ना? या जो ये हमने जो पढ़ा कि केले के छिलके पर चिकने या जो गीले फर्श होते हैं वहाँ पर हम क्यों फिसल जाते हैं? तो इन सब का रीज़न जो है वो घर्षण बल ही है। घर्षण के कारण ये सारी क्रियाएं होती है। अब ये सारी क्रियाओं के होने का क्या कारण है? घर्षण बल किस तरह से सतह पर निर्भर करता है? ये घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? किसकी वजह से घर्षण बल ज़्यादा हो सकता है या किसकी वजह से कम हो सकता है? तो जब चिकनी सतह पर हम अगर बात करते हैं तो घर्षण बल कम होता है, तभी तो हम फिसल जाते हैं ना। हमारी रगड़ उत्पन्न ही नहीं होती है, हमारी गति का विरोध ही नहीं होता है और हम फिसल जाते हैं। और बॉल जो है उसकी रगड़ का विरोध होता है, इसलिए बॉल आकर एक सतह पर आकर रुक जाती है। तो ये जो घर्षण बल है कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिए, घर्षण बल जो है वो संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क सतह कौन से हो गए? जो दो वस्तुएं आपस में रगड़ रही है, उन दोनों के बीच की सतह, जहाँ पर ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को कांटेक्ट में आ रही है, जहाँ पर रगड़ उत्पन्न हो रही है। ठीक है। इन दोनों वस्तुओं की सतह किस प्रकार की है उस पर यह निर्भर करता है। ये सतह कैसी हो सकती है? चिकनी हो सकती है या खुरदरी हो सकती है ना। चिकनी सतह, खुरदरी सतह। लेकिन क्या सारी सतह जो होती है वो चिकनी होती है, सारी सतह खुरदरी होती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ सतह ऐसी भी होती है जो चिकनी भी हो सकती है और खुरदरी भी हो सकती है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं कि घर्षण बल को सेकेंडली कौन सी चीज़ प्रभावित करती है। तो देखो, घर्षण बल को एक तो प्रभावित करती है संपर्क सतह, और दूसरी संपर्क सतहों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल, उसका परिमाण। यानी कि ये जो दोनों सतह है जो आपस में टकरा रही है, आपस में रगड़ खा रही है, ये दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगा रही है, कितने बल के कारण ये दोनों एक दूसरे पर रगड़ रही है। वो जो बल का जो परिमाण है वो क्या करता है? घर्षण बल को प्रभावित करता है। उसके द्वारा ये पता चलेगा कि ये दोनों जब एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो वो कितना बल लगा रहे हैं, उसके द्वारा पता चलेगा कि घर्षण ज़्यादा होगा या घर्षण कम होगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया
घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करता है कि वो सतह कैसी है, चिकनी है या खुरदरी है। और दूसरी ये डिपेंड करता है कि संपर्क सतह द्वारा एक दूसरे पर कितना बल लगाया जा रहा है, उसका परिमाण। ठीक है, अब देखते हैं इनको डिटेल में। इसको समझने के लिए पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा संपर्क सतहों की प्रकृति पर, उसको समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, एक ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधेंगे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधे और ईंट को कमानीदार तूला से खींचे। अब आप पूछेंगे कमानीदार तूला क्या होता है? तो देखिए भाई, कमानीदार तूला को आपने देखा होगा, जो ये गैस डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, उनके पास देखना आप, गैस के सिलेंडर को नापने के लिए कमानीदार इस तरह का तूला मेज़रमेंट स्केल पाया जाता है ना। तो आपने देखा होगा, ये है होता क्या है एक्चुअली, ये वेट नापने के लिए उपयोग में लिया जाता है, किसी भी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कमानीदार तूला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है। कुंडलित कमानी, ये जो आपने हुक देखा है नीचे, ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच होती है और एक लकड़ी का पट्टा होता है, ऊपर की तरफ स्केल होती है। ठीक है, जिसमें बल लगाने पर क्या होता है, वो स्प्रिंग नीचे की ओर खिंच जाती है और ये जो लकड़ी का गुटका है, ये जो लकड़ी का गुटका क्या होता है, इस स्केल पर ऊपर नीचे सरकता रहता है, जिससे जहाँ पर आकर वो रुक जाता है वो उसका वेट हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें बल लगाने पर क्या होता है, वो स्प्रिंग नीचे की ओर खींचती है और कमानी के इस प्रसार की माप को हम अंशांकित पैमाने पर चलने वाले जो संकेतक है, यानी कि वो जो लकड़ी की पट्टी है उसके द्वारा हम नाप लेते हैं। ठीक है, तो पैमाने का पाठ्यांक जो आएगा वो ही क्या होगा, उस पर लगाए गए भार या बल जो हम लगा रहे हैं उसका परिमाण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, कमानीदार तूला की सहायता से इस ईंट को धागे की सहायता से बांध लेते हैं और कमानीदार तूला की सहायता से उसको हम खींचते हैं। ठीक है, उस फर्श पर ईंट को खींचा जाएगा। जब आपने उस ईंट को खींचा तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्प्रिंग खुलेगी, तो जो लकड़ी का पट्टा है या जो बल लगाया जा रहा है वो बल आप नोट कर लेंगे। तो कमानीदार तूला का हम पाठ्यांक ले लेंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा, उसके द्वारा जो घर्षण बल है उसकी माप प्राप्त होगी। ऑब्वियसली घर्षण बल ही प्राप्त होगा ना, क्योंकि वो वस्तु जो सरक रही है, ईंट जो सरक रही है ज़मीन पर, वो उस पर जो बल लग रहा है उसी का मेज़रमेंट क्या हो रहा है, कमानीदार तूला में आ रहा है ना। जो घर्षण बल जो कि किसके, गति की विपरीत दिशा में चलेगा, उसका बल आपको कहाँ प्राप्त होगा, कमानीदार तूला के अंदर, उसका मेज़रमेंट आप प्राप्त कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्थिति में इस ईंट को क्या करेंगे, पॉलीथीन से कवर कर लेंगे। पॉलीथीन से कवर करके फिर आप इसको खींचेंगे। आप देखेंगे कि कमानीदार तूला में उसका जो पाठ्यांक है वो कम आता है, बहुत स्पीडली वो सरक जाता है, ऐसा ही होगा। फिर आप तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, इस पर एक जूट का कपड़ा लपेटेंगे, जो बोरी होती है वो। फिर आप क्या करेंगे, उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो इस स्थिति में आपको मेज़रमेंट थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी तीन स्थितियाँ आपने देखी। पॉलीथीन लगने पर आपने क्या किया, आपको बल कम लगाना पड़ा, यानी घर्षण बल का मान कम हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब सामान्य जूट के बोरे से आपने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया तब आपने देखा कि घर्षण बल का मान बढ़ गया और वो वस्तु जो है वो धीरे धीरे खिसकती है, इसलिए बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप सामान्य ईंट को खींचते हैं तब भी बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो देखो, परिस्थितियाँ, बल तो आपने ज़्यादा या कम तब बल का मान जो है वो ज़्यादा या कम तब आ रहा है जब आपने सतह को बार बार चेंज किया है। जो ईंट की सतह है वो खुरदरी है, जो पॉलीथीन लगाया आपने वो क्या है, या प्लास्टिक जो लगाया आपने वो चिकनी है। जो सतह के संपर्क सतह की क्वालिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि देखो, चीज़ें जो होती है, जो सतह होती है वो तीन तरह की हो सकती है। इस चित्र को ध्यान से देखना। एक तो हो सकती है कम खुरदरी, एक हो सकती है अधिक खुरदरी, और एक हो सकती है समतल सतह। समतल सतह प्लास्टिक हो गया। अधिक खुरदरी सतह जो है वो जैसे रेगमाल आपने देखा होगा रगड़ने वाला, है ना, वो बहुत ज़्यादा खुरदरा होता है। और एक होता है कम खुरदरा, जो ये नॉर्मल जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, मेज़ देख रहे हैं या जितने भी घर में सामान देख रहे हैं या कोई भी सतह देख रहे हैं, वो क्या है, ऊपर से दिखने में चिकनी लगती है, लेकिन वो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ हल्का सा अनियमितताएँ पाई जाती है। जैसे ये पुस्तक हो गया, इस पुस्तक और मेज के बीच में आप देखें ये अनियमितता है। अनियमितता यानी कि जितनी भी कोशिश कर ले हम लोग, वो
सरफेस जो है पूरी तरह से चिकनी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खांचे होगी, कहीं ना कोई क्या होंगे बीच में अनियमितताएं होगी। तो जब आपने देखा कि कोई भी सतह जो है वो पूरी तरह से चिकनी अगर है, तो अगर आप चिकनी सतहों को आपस में रगड़ते हैं, मान लो 2 पॉलीथीन आपने हाथ में ले ली और उनको आपने रगड़ा, तो क्या होगा, बहुत जल्दी वो रगड़ जाते हैं एक दूसरे पर, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। मान लो आपने 2 कागज़ लिया, एक हाथ में कागज़ ले लिया और एक हाथ में आपने क्या कर लिया, सिंपल पेपर लिया है एक हाथ में और एक हाथ में रेगमाल का पेपर लिया है। फिर आप रगड़ने की कोशिश करो, क्या होगा, आप देखोगे कि वो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा एक दूसरे पर फिसलेगा, पर कम फिसलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ आप क्या करें, दोनों हाथों में रेगमाल ले लें और रेगमाल को रगड़ें। आपको कितना प्रॉब्लम आएगा उन दोनों को एक दूसरे के अंदर रगड़ने से। तो ये जो चीज़ है, ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सतह जो है वो अगर खुरदरी है या चिकनी है, तो उन पर जो फिसलन है या घर्षण बल का मान जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अब देखो, जो सफ़ेद कागज़ था वो दोनों की सतह एकदम चिकनी थी, इस वजह से वो दोनों आपस में एक दूसरे पर फिसल गई, घर्षण बल का मान कम हो गया। कम खुरदरी सतहों को जब आपने रगड़ा तो घर्षण बल लगा तो है लेकिन थोड़ा कम, ठीक है। और अधिक खुरदरी जो सतह है वो दोनों आपस में जब रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, घर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इन सतहों के बीच में क्या पाई जाती है, अनियमितता, यानी कि उबड़ खाबड़ सतह है, ठीक है। तो देखो इस चित्र को, ये अनियमितताएं जो होती है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, धस जाती है। जब आप दोनों रगड़ वाले दोनों खुरदरे सतहों को आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है, ये जो अनियमितताएं होती है वो एक दूसरे के अंदर धस जाती है। तो घर्षण जो होता है वो संपर्क में आने वाले दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, और दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, धस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर फिसलाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, जो खुरदरे पृष्ठ होते हैं उनकी अनियमितताएं अधिक होने के कारण इनकी अनियमितताओं के को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को पार करना पड़ता है, ठीक है। दो पृष्ठों की अनियमितताओं के बीच जो अंतर बंधन हो जाता है, यानी कि इंटरलॉकिंग हो जाती है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटरलॉकिंग हो गई, ये अनियमितता एक दूसरे के बीच में धस गई है। तो इस इंटरलॉकिंग को पार करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से घर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन समतल सतहों पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में अनियमितताएं कम होती है और वो दोनों आपस में उनको अंतन बंधन को पार करने के लिए ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। ये क्लियर हो गया। अब इसको आराम से समझे, एक बार वापस से इस कंसेप्ट को समझे, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, अभी आप नया नया पढ़ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो देखो, जो कम खुरदरी सतह है उनकी अनियमितताएं थोड़ी कम होगी, तो वो दोनों एक दूसरे पर कम धसेगी और कम घर्षण बल लगेगा, ठीक है। समतल सतह अनियमितताएं बहुत कम, इसका मतलब इंटरलॉकिंग बहुत कम, ईजिली एक दूसरे पर फिसल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा खुरदरी सतहें हैं वो क्या होएगी, एक दूसरे की अनियमितताओं के अंदर बहुत अच्छे से इंटरलॉक हो जाएगी, और इंटरलॉक होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों की इंटरलॉकिंग को पार करने में बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, इसीलिए घर्षण बल का मान यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सिंपल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि एक बॉल को जब आप समतल सतह पर छोड़ते हो तो क्या होता है, वो बहुत दूरी तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती है। क्यों, अब आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या है, समतल सतह है, दोनों पृष्ठों के बीच अनियमितताएं कम है, इसलिए क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग कम होने की वजह से घर्षण बल का मान हो गया कम, इस वजह से वो बॉल जो है वो अधिक दूरी पर जा रही है, गति का विरोध कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उबड़ खाबड़ सतह पर बॉल को फेंक रहे हैं, लुढ़का रहे हैं, तब क्या होगा, सतह हो गई खुरदरी, खुरदरी सतह मतलब इंटरलॉकिंग सबसे ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा, यानी घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा, और घर्षण बल का मान अधिक होने की वजह से गति का विरोध भी सबसे ज़्यादा, इस वजह से बॉल कम दूरी पर आकर रुक जाती है। नाउ क्लियर, यहाँ तक आपका कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है।
अब इस चीज़ को जब हमने अच्छे से समझ लिया तो हम ये कह सकते हैं कि घर्षण बल की संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये डिपेंड करता है कि संपर्क सतह कैसी है। खुरदरी होगी, घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा, चिकनी होगी, घर्षण बल का मान कम होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। इसको एक प्रयोग द्वारा भी और हम समझ सकते हैं। आपकी बुक में एक प्रयोग दे रखा है। आप क्या करेंगे, एक आनत समतल बनाएंगे। आनत समतल कैसे बनाएंगे, एक चिकने फर्श पर या किसी मेज पर क्या करेंगे आप, आनत समतल यानी कि एक लकड़ी के पट्टे को आप क्या कर देंगे, इस तरह से चित्रानुसार आप तिरछा रख देंगे बुक के ऊपर। ठीक है, और ये आनत समतल हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो है वो नत समतल या आनत समतल कहलाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ईंटों का सहारा रखकर लकड़ी का या तख्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। इस पर आनत समतल पर किसी बिंदु पर ए पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ए पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। आप क्या करें, इस बिंदु से नीचे की ओर एक बॉल को या एक पेंसिल को आप लुढ़कने देंगे। बॉल करेंगे तो बॉल जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेज से नीचे उतर जाएगा, इसलिए आप क्या करें, एक छोटी पेंसिल का उपयोग करें। पेंसिल को आप क्या करें, इसके ऊपर से लुढ़कते हुए डालें। ठीक है, जब आप लुढ़कते हुए डालेंगे तो वो जो पेंसिल जहाँ तक जाकर रुक जाती है उसको आप नोट कर लें, और उसका जो डिस्टेंस है वो आप निकाल लें, नोट कर लें। अब सेकंड स्थिति पे आप क्या करें, इस मेज की सरफेस की वजह आप क्या कर दें, यहाँ पर एक रेगमाल का टुकड़ा बिछा दें या कोई एक खुरदरी सतह बिछा दें। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, पतली परत या जो भी है, खुरदरी सतह के लिए आप रेत भी बिछा सकते हैं, रेगमाल का टुकड़ा भी बिछा सकते हैं, या कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। ठीक है, तो वो सरफेस क्या हो जाएगी, अपने आप में खुरदरी हो जाएगी। अब वापस वही क्रियाकलाप करना है आपको, बिंदु ए से आपको पेंसिल को छोड़ना है। तो छोड़ेंगे तो क्या होगा, अब आप देखेंगे कि जो पेंसिल है वो कम दूरी पर जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट आ जाता है कि जो मेज है वो सरफेस जो है वो दोनों की सरफेस क्या हो गई, समतल सतह हो गई। इस वजह से वो दोनों उनके बीच में जो घर्षण बल है, गति का विरोध करने वाला बल है, वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से वो दूर चली जाती है। लेकिन जो सरफेस अगर रेगमाल की सतह बिछा दी है, रेत की सतह बिछा दी है, वो खुरदरी सतह होने की वजह से वहाँ पर घर्षण बल का जो मान है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या हो गया, वो कम दूरी पर जाती है, घर्षण अधिक उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, घर्षण बल संपर्क सतहों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बल फिक्स रखना है। अब बल कैसे फिक्स रखेंगे, वो फिक्स रख सकते हैं हम क्या करके, वस्तु का वेट बढ़ाकर। बल आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आपको सरफेस सेम रखना है, सरफेस चेंज नहीं करना है, बल को चेंज करना है। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया था, बल तो सेम था, यानी ये जो पेंसिल है वो दोनों पेंसिल तो सेम थी, वो पेंसिल द्वारा लगाया गया बल समान था, लेकिन सतह हमने चेंज कर दी थी। यहाँ आपको क्या करना है, आपको सतह सतह चेंज नहीं करनी है, सतह को आपको सेम रखना है, लेकिन बल्ब चेंज करना है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने क्या लिया, 2 बॉक्स लिए। एक बॉक्स लिया आपने 5 kg का और एक बॉक्स लिया आपने 2 kg का। ठीक है, उसमें भार है। 5 kg वेट का एक बॉक्स लिया है, 2 kg वेट का एक बॉक्स लिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको सिरकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सतह समान है दोनों के लिए। अब आप उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखोगे कौन सी वस्तु को समान बल लगाकर आप ज़्यादा दूरी तक खिसका सकते हो। ऑब्वियसली जो लाइटर होगी वस्तु उसको, यानी जो कम 2 kg की जो वस्तु है वो अधिक दूरी तक आप सेम बल लगाकर खिसका सकते हो, जबकि 5 kg की वस्तु को खिसकाने के लिए आपको बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, यही चीज़ है, यानी 5 kg की वस्तु की दूरी कम हो गई, 2 kg वस्तु की दूरी ज़्यादा हो गई। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, यही समझ में आता है ना कि 5 kg की वस्तु को सरकाने के लिए घर्षण का मान जो है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जो बॉक्स है उसको खिसकाने के लिए आप क्या कर रहे हो कि जो घर्षण बल लगा रहे हो उस पर सतह द्वारा घर्षण का मान बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बल लगाया गया है उसका मान अधिक हो गया, इसलिए घर्षण बल का मान अधिक हो गया। जितना ज़्यादा वेट घर्षण बल का मान उतना ज़्यादा, जितना कम वेट घर्षण बल उसका गति का विरोध उतना ही कम करेगी। इसलिए क्या हो गया, वो आप ज़्यादा दूरी तक खिसका सकते हो। ये क्लियर हो गया। तो घर्षण बल जो है वो संपर्क सतह द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। ये जो सतह है ये एक दूसरे पर कितना बल लगा रही है, इसको और वापस से समझते हैं कि ये जो सतह है 5 kg का जो वेट है लिया हमने,
वो सतह पर अधिक बल लगा रही है, जबकि 2 केजी का जो वेट लिया हमने वो सतह पर क्या कर रही है, कम बल लगा रही है। इस वजह से क्या हुआ कि घर्षण बल जो है वो 5 केजी वेट पर विरोध ज़्यादा करेगा, 2 केजी वेट पर विरोध कम करेगा। समझ गए? तो इसलिए 5 जो बल ज़्यादा लगाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो बल जितना ज़्यादा लगेगा घर्षण बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है, भारी किसी भी वस्तु को खिसकाने के लिए आपको बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन एक इसका आपने कभी देखा होगा, कभी नोटिस किया है कि अगर कहीं विराम अवस्था में कोई भारी वस्तु पड़ी है, तब उसको धक्का देने के लिए, उसको गतिशील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वो वस्तु ऑलरेडी पहले से गतिमान हो तो आप उसको ईजिली खिसका सकते हो। होता है ना ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जब बॉक्स सरकना प्रारंभ कर देता है ऑलरेडी पहले से, तब क्या होता है, उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता। ये जो दोनों पृष्ठ के संपर्क बिंदु है वहाँ पर उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर सके या उन दोनों के बीच में धंस सके। तो ये जो चीज़ होती है वो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ ज़्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, एक्चुअली इसको वापस डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताती हूँ आपको कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि कोई विराम अवस्था में पड़ी है वस्तु, उसी को गतिशील करने के लिए आप जो घर्षण बल लगा रहे हो वो हो गया स्थैतिक घर्षण। ठीक है, लेकिन जो सर्पी घर्षण होता है वो क्या होता है, तो सर्पी घर्षण क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु, ऑलरेडी पहले से कोई वस्तु चल रही है, उसी को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए जो दोनों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी गतिशील वस्तु है उसका जो मान होगा, उसका घर्षण बल का मान होगा वो कम ही होगा, जबकि स्थैतिक घर्षण यानी कि जो पड़ी हुई वस्तु है, ऑलरेडी पहले से विराम अवस्था में जो वस्तु है, उसको धक्का देने के लिए जो घर्षण बल लग रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण का मान जो होता है वो सर्पी घर्षण से ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी वस्तु को हम पहले से विराम अवस्था में वस्तु को जब सरकाने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है, उसका मान ज़्यादा हो जाता है, उसको ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है। जबकि ऑलरेडी पहले से गतिशील वस्तु जो होती है उसकी गति को गतिशील अवस्था में ही बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही जो गतिमान बॉक्स होती है उसकी गति को बनाए रखना ज़्यादा सरल होता है। ठीक है, अब आपको जहाँ पर बात आ ही गई है कि स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, तो हम यहाँ बताते हैं कि घर्षण के प्रकार। अब घर्षण मैंने बता दिया आपको डिपेंड करता है एक तो सतह पर और एक उन दोनों द्वारा लगाए गए बल पर। तो उसके आधार पर ही घर्षण के 3 तरह के प्रकार होते हैं, यानी घर्षण 3 तरह से लग सकता है। पहला है स्थैतिक घर्षण, नाम से याद रखें, स्थिर अवस्था में घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण, स्थिर अवस्था में घर्षण, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद करें, तभी आपको बाकी की आगे की चीज़ें भी समझ में आएगी। स्थैतिक घर्षण का अर्थ हो गया किसी रुकी हुई वस्तु या विराम अवस्था में स्थित वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील बनाने के लिए जो वस्तु पर बल लगाया गया है, जो घर्षण बल लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मैंने आपको कहा ना, घर्षण जरूरी नहीं है कि वो गति का विरोध ही करे, वो कभी कभी वस्तु को गतिशील बनाने में भी सहायता करता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और अचानक से रुक जाए, वो बिना घर्षण के संभव हो। ठीक है, घर्षण के कारण ही वस्तुओं में गति संभव होती है और वस्तुओं की गति रुकती भी है। ठीक है, नियंत्रित की जा सकती है गतियों को। तो स्थैतिक घर्षण जो है वो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम अवस्था में से गतिशील बनाने के लिए जो बल लगाया जा रहा है वो हो गई स्थैतिक घर्षण। जैसे यहाँ पर ये वस्तु व्यक्ति द्वारा खिसकाया जा रहा है, तो वो ऑलरेडी पहले से स्थिर है और उसको धक्का देने के लिए जो बल लगाया जा रहा है स्थैतिक घर्षण, वो उसकी सरफेस के बीच में लगेगा। ठीक है, दोनों बॉक्स और जो नीचे की सतह है उनके बीच में लगने वाला जो घर्षण होगा वो क्या कहलाएगा, स्थैतिक घर्षण। और ये क्यों लग रहा है, वो दोनों वस्तुओं को क्या करने के लिए, गतिशील बनाने के लिए लग रहा है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण की माप सर्वाधिक होती है। क्यों, इस चीज़ को समझना, स्थैतिक घर्षण की माप सर्वाधिक इसलिए होती है क्योंकि वो वस्तु ऑलरेडी पहले से पड़ी है, विराम अवस्था में है, तो वो जो दोनों सतह हैं उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो रखी है। ठीक है, अब आप उसको बहुत जोर से धक्का दोगे तभी वो इंटरलॉकिंग को क्रॉस करके आगे की तरफ निकलेगी, तो उसके लिए घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए स्थैतिक घर्षण की माप सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है,
अब सर्पी घर्षण ऑलरेडी वस्तु पहले से गतिशील है, यहाँ लुढ़कने की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये दो चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। सर्पी का मतलब यहाँ पर लुढ़कना नहीं है, सर्पी का मतलब है गतिशील है, सांप की तरह फिसल रही है। समझ गए? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। सांप की तरह क्या हो रही है, ये ज़मीन पर रगड़ कर फिसल रही है। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ फिसलन वर्ड से सर्पी को याद रखना है आपको। तो ऑलरेडी कोई वस्तु क्या हो रही है, किसी सतह पर गतिशील है। ठीक है, गतिशील मतलब सरक रही है, और उसी चाल से उसको गतिशील बनाए रखने के लिए, यानी उसी चाल से उसको सरकाने के लिए जो दोनों पृष्ठों के बीच लगने वाला बल है वो सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो टायर है, टायर के ऊपर जो बर्फ़ के ऊपर ये फिसलन आपको बताई जा रही है, तो चित्र में इस टायर और इस बर्फ़ के बीच में जो सतह के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वो कौन सा बल है, सर्पी घर्षण है। ठीक है, कैसे समझ में आया है सर्पी घर्षण है, क्योंकि ये जो टायर है वो ऑलरेडी आइस पर फिसलती चली जा रही है, तो ये जो फिसल रही है इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो ऑब्वियसली कम होगी। इनको समय ही नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक करने का, ये आगे से आगे फिसलती चली जा रही है। ठीक है, तो इसलिए सर्पी घर्षण की जो माप होगी वो स्थैतिक घर्षण से कम होती है। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर हो गया। अब देखते हैं लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण जो है यहाँ पर लुढ़कने वर्ड से आएगा, यानी कोई वस्तु जो है एक दूसरी वस्तु पर लुढ़क रही है। अब इस चीज़ को याद रखना। देखो, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में फ़र्क क्या है, गतिशील दोनों हैं, दोनों वस्तुएं गतिशील है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि सर्पी घर्षण में जो सतह का पृष्ठ है, दोनों सतहों का जो पृष्ठ है वो सेम पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, फिसल रहा है। लेकिन यहाँ पर लोटनिक घर्षण में क्या होगा, जो ऊपर वाली वस्तु जो लुढ़क रही है वस्तु, उसकी सतह बार बार क्या होगी, नीचे वाली सरफेस के साथ चेंज होती रहेगी। यानी बॉल की हर एक सरफेस जो है वो दूसरी सरफेस पर क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसकी स्थिति बार बार चेंज होती रहेगी। तो इसलिए ये दोनों डिफरेंस है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो लुढ़कते हुए दोनों वस्तुओं के पृष्ठ में लगने वाला बल, घर्षण बल जो लग रहा है वो कहलाएगा लोटनिक घर्षण, और इसकी माप सबसे कम होगी। क्यों सबसे कम होगी, क्योंकि उन दोनों का कांटेक्ट ही बहुत कम हो रहा है ना। आप देखो इस चीज़ को कि बॉल की जो सतह है वो निचली सतह के साथ बहुत कम कांटेक्ट में है, उसकी सतह बार बार चेंज होकर आगे जा रही है। समझ रहे? तो इस वजह से उन दोनों के बीच की इंटरलॉकिंग सबसे कम होगी, तो इस वजह से लोटनिक घर्षण की जो माप है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे घर्षण के लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती है, और इसके अलावा भी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि घर्षण को किस प्रकार से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यहीं पर कंप्लीट करूँगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।